Hello students, today we will start the first topic of organic chemistry of first year. The topic is structure and bonding. Before starting, we will discuss what is organic chemistry. Earlier, it was thought that organic chemistry deals with all such compounds which are obtained फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्लांट और एनिमल सोर्सेज, कुछ भी चीज़ जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलती है उन सभी चीज़ों को, उन सभी कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह देते हैं। और केमिस्ट्री जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ डील करते हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह देते हैं। अब हमें प्लांट्स और एनिमल से क्या क्या मिलता है? शुगर, कॉटन, जूट, ऑयल, वेजिटेबल्स, ये सब हमें प्लांट या एनिमल से मिल रहे हैं। मिल्क, तो ये सारे हमारे पास जो कंपाउंड्स हो गए, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए। इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन कंपाउंड्स के साथ डील करती है जो हमें मिनरल रॉक से मिलते हैं। मिनरल रॉक से हमें अब सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो भी हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, रॉक्स, मिनरल्स नेचर से ऐसे मिलते हैं। तो जो भी ब्रांच ऑफ साइंस इन सब में डील कर रही है तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आया बर्जीलियस कंसेप्ट और वाइटल फोर्स थ्योरी। पहले ये सोचा जाता था कि ये सब कंपाउंड्स नेचर में मिलते हैं, इनको हम लैब में नहीं सिंथेसाइज कर सकते। अब अगर हमें ये नेचर में मिलते हैं तो नेचर में ये कंपाउंड्स हमारे कैसे बनते हैं? अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, उसने कहा कि कोई ना कोई हमारे पास मिस्टीरियस फोर्स या वाइटल फोर्स होती है जो इन कंपाउंड्स को नेचर में बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हमारे पास यूरिया है, कुछ भी है, पहले अर्लियर लैब में तो ये सब सिंथेसाइज नहीं होता था, तो हमारे पास ये नेचर में सिंथेसाइज होते थे। और फोर्स को वाइटल फोर्स या मिस्टीरियस फोर्स कह देते हैं जो इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। बट लेटर होलर, एक साइंटिस्ट ने यूरिया को लैब में सिंथेसाइज कर दिया। कैसे करा उसने? अमोनियम सल्फेट एंड पोटाशियम साइनेटो कंपाउंड्स को मिक्स करा, उससे उसे अमोनियम साइनेटो कंपाउंड मिल गया। इस अमोनियम साइनेटो कंपाउंड को जब हीट करा, ये मॉलिक्यूल रीअरेंज होकर यूरिया बन गया। दैट मीन्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज हो गया। इससे हमारी जो बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी वो हमारी फेल हो गई। दैट मीन्स जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नेचर से तो हमें मिलते हैं, उसके साथ साथ लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। उससे हमारे पास एक न्यू डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आई। वो डेफिनेशन क्या थी? उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं कार्बन के, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये सारे जो भी ब्रांच ऑफ साइंस इन कंपाउंड्स के बीच में डील करती है, इनके साथ डील करती है, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। हमारी मॉडर्न डेफिनेशन आ गई। अर्लियर प्रीवियस जो हमारी डेफिनेशन थी उसमें हमें जो नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, लाइक प्लांट और एनिमल से, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। बट कोई भी कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं उन सभी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। अब हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, जिन कंपाउंड्स में हमारे पास मेन 3 कैटेगरीज आ गई ना हाइड्रोकार्बन्स की, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स में हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स में हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उनको कहते हैं। उनमें हमारे पास कुछ हेटेरो एलिमेंट्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एक्सेट्रा होते हैं। इट मीन्स जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन है, उनके अलावा कुछ और कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन तो है ही, उसके अलावा उनमें
नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन या हैलोजन है, उन कंपाउंड्स को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह देते हैं। ये कंपाउंड्स हमारे पास हो गए एल्कोहल्स हो गई, अमीन्स हो गई, थायोल्स हो गई, ईथर्स हो गए, एल्डिहाइड हो गए, कीटोन्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए। इन सभी में कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमारे पास ऑक्सीजन भी है। अब ये कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन से कैसे बनते हैं? दैट मीन्स अगर हम हाइड्रोकार्बन्स में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दें तो हमारे पास अगेन और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास जर्नल रिएक्शन क्या हो गई, कोई भी एल्केन है उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी, यहाँ पे अगर हमने हाइड्रोजन OH ग्रुप से रिप्लेस कर दी तो हमारे पास ये एल्कोहल आ गया। सिमिलरली अगर हमने हाइड्रोजन NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर दी तो मेरे पास क्रॉसबॉन्डिंग अमीन आ जाएगी। क्लियर है? दैट मीन्स हमारे पास मॉडर्न एंड अर्लियर डेफिनेशन आ गई, वाइटल फोर्स थ्योरी आ गई, फिर फेलियर ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी आ गया। देन उसके बाद आ गया हमारा अगला टॉपिक बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हमारा मेन एलिमेंट है वो क्या है? कार्बन। कार्बन की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ी है, 1s2 2s2 2p2 होती है। अब इसके आउटर शेल में भी है 4 इलेक्ट्रॉन्स। और सबसे कॉमन कंपाउंड हमारे कार्बन का क्या है? मीथेन। अगर हम कार्बन का मीथेन देखें, कार्बन अगर आयनिक बॉन्ड बनाता है या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। किसी भी एलिमेंट के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज़ करने मुश्किल होता है। तो कार्बन आयनिक बॉन्ड बनाने की बजाय कोवलेंट बॉन्ड प्रेफर करती है बनाना। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी, 1s2 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इन ग्राउंड स्टेट, ये 1s2 हो गया, ये 2s2 हो गया और ये हमारे पास 2p2 हो गया। अगर कार्बन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं, दैट मीन्स इसके पास 4 ऑर्बिटल्स चाहिए शेयरिंग के लिए और उन सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट देखें, मेरे पास 2 ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे 4 ऑर्बिटल्स विद 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में प्रमोट हो जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट 2s2 2p2, इलेक्ट्रॉन मेरा प्रमोट हुआ, मेरे पास 2s में एक इलेक्ट्रॉन एंड 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब मेरे पास 4 ऑर्बिटल्स आ गए और चारों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर स्टेट से मेरे पास कार्बन में 4 कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। अब जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को 2s से 2p में प्रमोट कर रही हूँ, मुझे 400 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए। इट मीन्स मेरा कोई भी प्रोसेस फेवरेबल क्या होएगा, कब होएगा? जब हमें ओवरऑल एनर्जी गेन होएगा। अब इस केस में इस पर्टिकुलर स्टेज में मेरी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। देन हमारे पास जब भी कोई बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है और जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। आप एक सिंपल सा इमेजिन करिए, सपोज़ मेरे को इसको ब्रेक करना है। अगर मैं इसे ब्रेक करना चाह रही हूँ तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। यस, इट मीन्स ब्रेकिंग के लिए हमें एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, और फॉर्मेशन से हमें एनर्जी मिलती है। अब कार्बन मीथेन बना रही है, कार्बन एंड हाइड्रोजन मीथेन बना रहे हैं। दैट मीन्स मेरे 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, CH4, दैट मीन्स मेरी 4 बॉन्ड से एनर्जी रिलीज होगी। अगर कार्बन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, एक बॉन्ड से इसकी नियरली 418 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। 2 बॉन्ड से एनर्जी हमारी 2 × 418 दैट इज़ 936 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ऐसे अगर 4 बॉन्ड बनते हैं मेरे पास 1600 समथिंग एनर्जी, 1672 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है।
4 बॉन्ड बनने से मेरी एनर्जी 1672 किलो जूल रिलीज़ हो रही है और 400 किलो जूल एनर्जी मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट करने के लिए। इट मीन्स टोटल मुझे एनर्जी गेन हो गया। दैट मीन्स कार्बन के केस में अगर वो 2 बॉन्ड्स बना रही है उस केस में हमें प्रमोशन की नहीं चाहिए ज़रूरत, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास 2p इलेक्ट्रॉन्स है। उसमें हमारे पास नेट 936 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। बट इंस्टेड ऑफ 2 बॉन्ड अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है तो हमें नेट 1272 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी होगी। दैट्स वाई कार्बन इंस्टेड ऑफ 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड बनाना प्रेफर करती है। और हम क्या कह सकते हैं, कार्बन टेट्रावेलेंट नेचर शो करते हैं इंस्टेड ऑफ डाइवेलेंट। अब हमने देखा अगर मेरे पास एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी बन रहा है तो मेरी 418 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। बट अगर हमारे पास 2 बन रहे हैं उसका डबल ट्रिपल, इट मीन्स ऑल बॉन्ड्स हमारी इक्वल एनर्जी के। अगर ऑल बॉन्ड्स इक्वल एनर्जी के हैं तो मेरे पास जो भी कार्बन बॉन्ड बनाएगी सारे ऑर्बिटल्स मेरे सेम साइज सेम शेप के होने चाहिए, सेम एनर्जी के होने चाहिए। बट कार्बन में जब हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है हमारे पास कुछ 2s इलेक्ट्रॉन है, कुछ 2p है। अगर मैं ये 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स मेरी एनर्जी बनाएं तो मेरे पास सारे ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेप के बनेंगे ना, सेम डिफरेंट शेप के बनेंगे तो मेरी एनर्जी भी डिफरेंट रिलीज होएगी। बट हमारे पास एक्स-रे डिफ्रैक्शन अदर वैसे हमारे पास जो डाटा आया उससे क्या फाइंड आउट हुआ कि हमारे पास सारे बॉन्ड्स सेम एनर्जी के हैं, सेम लेंथ के हैं, इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स कार्बन बॉन्ड बनाने से पहले कुछ ऐसी चेंजेस होती है उसमें जिससे उसके जो न्यू ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी सेम शेप के आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी और शेप टू गेट न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी एंड सेम शेप। कार्बन हाइब्रिडाइजेशन क्यों शो करते हैं, सो दैट इट गेट न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड इक्वल शेप। अब हमारे पास एस ऑर्बिटल जो हमारा राउंड शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है। जब ये हाइब्रिडाइज होकर हमारे पास न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, सब हमारे सेम एनर्जी सेम शेप के हो जाते हैं। फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने के बाद कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के या किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के कॉरस्पॉन्डिंग डिज़ायर कंपाउंड बना देती है। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारी मेनली 3 हाइब्रिडाइजेशंस कॉमनली हम डिस्कस करते हैं, sp, sp2 एंड sp3। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारा एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड करता है। हमारे पास sp ऑर्बिटल्स लीनियर शेप के होते हैं और उनका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। sp2 में हमारे पास 1s और 2p ऑर्बिटल्स। इस केस में s एंड p करेक्टर हमारे पास 50-50% हो गया। sp2 में s करेक्टर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, 2 ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों 100 कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, एक ही कंट्रीब्यूशन 50% हो गया। sp2 में हमारे पास एक s एंड 2p ऑर्बिटल, दैट मीन्स 3 ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन 100 है। एक की हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी 33, एस की हमारी 33% कंट्रीब्यूशन होगी, पी की हमारी 66 होगी अप्रॉक्सीमेट। sp2 ऑर्बिटल्स हमारे ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, दैट मीन्स उनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में हमारा 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूट करें, दैट मीन्स s की कंट्रीब्यूशन 25% होगी, p की हमारी 75% कंट्रीब्यूशन होगी। ये हमारे टेट्राहेड्रल शेप के होते हैं और बॉन्ड एंगल इनमें 109.28 डिग्री होता है। क्लियर। अगर मैं इन तीनों के केस में कंपैरिजन करूँ sp, sp2 एंड sp3, सबसे ज़्यादा एस करेक्टर मेरा sp में 50% है, इस केस में मेरा एस करेक्टर 33% है और इस केस में मेरा एस करेक्टर 25% है। क्लियर है। अब हमारा आगे हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ।
हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है ये हमारी बॉन्ड लेंथ एज वेल एज बॉन्ड एनर्जी दोनों को ही इफेक्ट करती है। अभी हम देखेंगे इन केस ऑफ मीथेन CH4, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp3 है, बॉन्ड एंगल हमारा 109.28 डिग्री है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमारे पास कार्बन, ये बॉन्ड एंगल की बात हो रही है, ये बॉन्ड एंगल की बात हो रही है, मीन्स हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। बॉन्ड लेंथ हमारी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड 110 पिकोमीटर है। इथेन हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप आपस में ज्वाइंट है। अगेन इस केस में जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड एंगल हमारा 109.28 है। बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन बॉन्ड की, कार्बन कार्बन की 154 पिकोमीटर है। कार्बन हाइड्रोजन की हमारे पास 110 पिकोमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है इथीन। इथीन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस केस में बॉन्ड एंगल हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस मॉलिक्यूल की हमारे पास स्ट्रक्चर अपने लोअर क्लासेस में पढ़े, कुछ ऐसी होती है ना। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हमारा हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गया हमारा। बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की हमारी 130 पिकोमीटर होगी। इन केस ऑफ इथेन हमारे पास सिंगल सिंगल बॉन्ड लेंथ था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर थी। इस केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 कार्बन के sp2, दैट मीन्स बॉन्ड हमारा sp2 ऑर्बिटल्स के बीच में। बॉन्ड लेंथ हमारी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ता जाता है, sp3 में s करेक्टर हमने अभी डिस्कस करा 25% था, sp2 में s करेक्टर हमारा 33 आ गया। तो हमारी जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता जाएगा हमारी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अब अगला केस हमारे पास एसिटिलीन मॉलिक्यूल, इथाइलिन मॉलिक्यूल है। इस केस में हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड एंगल हमारा 180 डिग्री, लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो गया। बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की 120 पिकोमीटर। इट मीन्स जब मेरी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 एंड sp चेंज हो रही है, मेरे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। और मैं क्या कह सकती हूँ, जैसे जैसे मेरा s करेक्टर मॉलिक्यूल में इंक्रीज हो रहा है मेरी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। क्लियर है। अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा। हाइब्रिडाइजेशन में मेरी कार्बन है, कोवलेंट बॉन्ड शो करती है को, उसके जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं बॉन्ड हमारे सेम साइज़ के हो रहे हैं, दैट मीन्स उस केस में हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत है। अब हम पढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स जो हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी, जो कि हमारे हाइब्रिडाइजेशन या बॉन्ड लेंथ से डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है? अभी थोड़ा टाइम पहले हमने जब कार्बन के केस में हमने स्ट्रक्चर डाइवलेंट टेट्रावलेंट नेचर डिस्कस करे थे, हमने डिस्कस करा जब भी मुझे कोई बॉन्ड बनाना है, मेकिंग ऑफ बॉन्ड, मुझे एनर्जी रिलीज़ होती है। और जब मुझे कोई भी बॉन्ड ब्रेक करना है, ब्रेक, आप इमेजिन करो जब भी मुझे कुछ ब्रेक करना है तो मुझे कुछ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी और हम सिंपली कह सकते हैं हमें जोर लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए वी नीड एनर्जी। दैट मीन्स बॉन्ड एनर्जी क्या है? अगर किसी बॉन्ड को मैं फॉर्म कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, अगर मैं उसी बॉन्ड को ब्रेक कर रही हूँ तो मुझे एनर्जी चाहिए। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कब? व्हेन वी मेक अ बॉन्ड, रिक्वायर्ड व्हेन वी ब्रेक अ बॉन्ड। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और रिक्वायर्ड टू मेक और ब्रेक अ बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। अगर मेरी मीथेन से कार्बन हाइड्रोजन, इट मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, मेरी एनर्जी ब्रेक कर रही हूँ तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और अगर मेरा कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स मिक्स होके बॉन्ड बना रहे हैं, मेरी एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है ना? जब भी मुझे कोई बॉन्ड ब्रेक करना है वी नीड एनर्जी, जब भी कोई बॉन्ड मुझे सिंथेसाइज करना है हमारी एनर्जी रिलीज होगी। अब मेरे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है?
जितना मेरा साइज स्मॉल होएगा उतना मेरा दोनों एटम्स क्लोज होंगे, उतनी मुझे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए। दैट मीन्स साइज ऑफ जो एटम्स हैं वो मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के। स्मॉलर साइज है मेरी मोर बॉन्ड एनर्जी होएगी, लार्ज साइज है मेरी बॉन्ड एनर्जी स्मॉल हो जाएगी। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। अब साइज़ का बॉन्ड लेंथ से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जितना ज़्यादा मेरा बड़ा बॉन्ड है उतना मेरे एटम्स का साइज़ भी ज़्यादा है और उतनी मेरी लेस अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी चाहिए या रिलीज़ होएगी। दैट मीन्स जो मेरी बॉन्ड एनर्जी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और जो मेरी बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज। मोर इज द साइज मोर इज द बॉन्ड लेंथ, more is the size lesser will be the bond energy. Third factor, nature of the rest molecule. नेचर ऑफ द रेस्ट मॉलिक्यूल है कि जो हमारी बॉन्ड एनर्जी है बाकी मॉलिक्यूल में क्या एटम्स प्रेजेंट है उन पे भी डिपेंड करते हैं। सपोज मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है और मुझे यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक करना है। एक मेरे पास एल्कोहल मॉलिक्यूल है, इसमें भी मुझे OH बॉन्ड ब्रेक करना है। अगर मैं ध्यान से देखूँ दोनों में OH बॉन्ड ही ब्रेक कर रहे हैं ना, दैट मीन्स मेरी सेम एनर्जी होनी चाहिए, बट एक्चुअल में इन दोनों केसेस में डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है ब्रेक करने के लिए। क्यों? बिकॉज इसका जो नेचर ऑफ रेस्ट मॉलिक्यूल है दोनों में डिफरेंट है, तो मुझे डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इन बॉन्ड्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या है? अगर मेरे पास दो एटम्स हैं उनके बीच में मैं बॉन्ड बना रही हूँ, मेरे पास बॉन्ड बन जाता है, दैट मीन्स उनके बीच में डिस्टेंस आ जाता है सेंटर्स में। तो जो बॉन्ड लेंथ है हम कैसे डिफाइन करते हैं? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। मेरे पास एक एटम ये है, एक एटम ये है, इनका जो सेंटर है ये हो गया, इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस को मैं बॉन्ड लेंथ कह देती हूँ। और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मेरी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस होती हैं। फैक्टर बॉन्ड लेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं अभी हमने डिस्कस करा। लेसर साइज लेसर बॉन्ड लेंथ, मोर साइज मोर बॉन्ड लेंथ। दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप लोगों को फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों में फ्लोरीन स्मॉलर साइज़ का होता है, क्लोरीन बड़े साइज़ का होता है, तो नेचुरली जो मेरा HF बॉन्ड है वो मेरा स्मॉलर होएगा और HCl मेरा लॉन्गर बॉन्ड होएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड लेंथ, हमारी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करती है। कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पीछे हमने हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करी 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड की 134 पिकोमीटर, ट्रिपल बॉन्ड की 120 पिकोमीटर है। जितनी ज़्यादा मेरी मल्टीप्लिसिटी होएगी बॉन्ड की, मल्टीपल बॉन्ड होएगा, उतनी मेरी बॉन्ड लेंथ स्मॉल हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पीछे हमने ये भी फैक्टर डिस्कस करा। जैसे जैसे मेरा S करेक्टर बढ़ता जाता है मेरी बॉन्ड लेंथ स्मॉल होती जाती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में S करेक्टर मेरा 25% है, इसमें sp2 में 33% है, sp में मेरा 50% है। S करेक्टर मेरा बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ मेरी डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स अगर मैं sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कंपेयर करूँगी, जिसमें ज़्यादा S करेक्टर है वो बॉन्ड मेरे स्मॉल लेंथ के होंगे और उनकी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल हमारा क्या है? एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट कॉन्वलेंट बॉन्ड्स। सपोज मेरे पास मीथेन मॉलिक्यूल है, मेरे पास यहाँ पे बॉन्ड एंगल, ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, एक ये कोवलेंट बॉन्ड है, इन दोनों कोवलेंट बॉन्ड के बीच के एंगल को मैं बॉन्ड एंगल कह देती हूँ। सिमिलरली ये मेरे पास एक कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ये कोवलेंट बॉन्ड हो गया, इन दोनों बॉन्ड्स के एंगल को मैं बॉन्ड एंगल कह देती हूँ। दैट इज बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या है? एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट कोवलेंट बॉन्ड्स। अब ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर और शेयर्ड पेयर हाइब्रिडाइजेशन पे,
जब मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मेरा बॉन्ड एंगल 109.28 आया। जब मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री के आसपास है। sp में मेरे पास 180 डिग्री आ गया। दैट मीन्स इस तरह ये फैक्टर डिपेंड कर रहा है। लोन पेयर, शेयर्ड पेयर रिपल्शन, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में मीथेन, वाटर एंड अमोनिया तीनों केसेस स्टडी करे हैं। मीथेन के केस में मेरे पास टेट्राहेड्रल एंगल 109.28 होते हैं। इस केस में मेरे पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे मेरे पास शेयर्ड पेयर हैं। इन केस ऑफ अमोनिया वी हैव वन लोन पेयर। लोन पेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ये रिपल्शन करता है तो ये मेरी ये बॉन्ड्स शेयर्ड पेयर वाले थोड़े क्लोज आ जाते हैं। इट मीन्स जो मेरा बॉन्ड एंगल है 109 से रिड्यूस होकर 107 आ जाता है। जब मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है 2 लोन पेयर हो गए। लोन पेयर रिपल्शन हमारी मोर क्वांटिटेटिवली मोर अमाउंट की होती है एज कम्पेयर टू शेयर्ड पेयर, लोन पेयर और शेयर्ड पेयर से। इस केस में 2 लोन पेयर रिपल्शन और ज़्यादा आएंगी, मेरा ये वाला बॉन्ड्स और क्लोज आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल मेरा रिड्यूस होकर 104 आ जाएगा। इट मीन्स मोर इज़ द नंबर ऑफ लोन पेयर, लेसर विल बी द बॉन्ड एंगल, lesser is the number of lone pair, more will be the bond angle.